प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं के इतिहास और नागरिक शास्त्र इस विषय का अध्ययन विस्तृत रूप से करने वाले। तो आइए बच्चों, हम पहले पाठ इतिहास के साधन इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए पाठ पे आ जाते हैं। हमने प्राचीन और मध्ययुगीन भारत के इतिहास का अध्ययन किया है। यानी पिछली कक्षाओं में, यानी आप 6-7 में जो है बच्चों, आपने प्राचीन और मध्ययुगीन इन इतिहासों का अध्ययन कर चुके हैं। तो इतिहास जो है 3 प्रकार के होते हैं: प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक। तो इस वर्ष यानी कक्षा 8वीं में हम लोग क्या करने वाले हैं? आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन करने वाले हैं। तो इतिहास के साधनों में भौतिक, लिखित और मौखिक साधनों का समावेश होता है। किसमें? इतिहास के साधनों में। इसी भांति यानी इसी प्रकार से आधुनिक तकनीकी विज्ञान पर आधारित दृश्य, श्रव्य तथा दृश्य श्रव्य साधनों का भी समावेश होता है। दृश्य यानी देखने योग्य जो होता है, जिसे देखा जाता है। श्रव्य यानी सुना जाता है। और दृश्य श्रव्य यानी जो देख भी सके और सुन भी सके। ऐसे ही साधन क्या होते हैं? आते हैं। भौतिक, लिखित और मौखिक को, इन साधनों को छोड़ करके। तो सबसे पहले आ जाइए भौतिक साधन। इतिहास के भौतिक साधनों के विभिन्न वस्तुओं, वास्तुओं, सिक्कों, प्रतिमाओं और पदकों आदि साधनों का समावेश किया जाता है। तो प्रतिमा मतलब समझ रहे, मूर्ति होता है। वास्तु यानी वास्तुशास्त्र होते हैं। पदक यानी जो मिलता है विजेताओं को, पुरस्कृत किया जाता है। भवन और वास्तु। आधुनिक भारत का भवन यानी जो बड़े बड़े मकान रूपी होते हैं, उसे भवन कहा जाता है। आधुनिक भारत का ऐतिहासिक कालखंड यूरोप के और विशेष रूप से अंग्रेज सत्ताधीशों और भारतीय रियासतदारों की शासन व्यवस्था का कालखंड माना जाता है। इस कालखंड में विभिन्न भवनों, पुलों, सड़कों, प्याऊ मतलब समझ रहे हैं, यानी जैसे कुआं हो गए, तालाब हो गए, फव्वारों जैसी वस्तुओं का निर्माण किया गया। इन भवनों में प्रशासनिक कार्यालयों, अधिकारियों, नेताओं तथा क्रांतिकारियों के आवासों यानी रहने का स्थान, रियासतदारों के रजवाड़ों, किलों, कारावासों जैसी इमारतों का समावेश होता है। किसमें? भवन में। इन वास्तुओं में अनेक भवन तथा इमारतें आज भी अच्छी स्थिति में देखने को मिलती हैं। नहीं, आज भी कुछ ऐसे भवन हैं जो कि पहले जैसे बने हुए हैं। कुछ वास्तुएं राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित की गई हैं, जिन्हें राष्ट्र के नाम से भी संबोधित किया जाता है। राष्ट्र में उनका नाम जो है प्रथम लिया जाता है। तो कुछ भवनों में संग्रहालय स्थापित किए गए हैं, यानी कुछ जैसी चीज़ें होती हैं फेमस, उसे क्या किया जाता है? संग्रहालय में रखा जाता है सजो करके। जैसे अंडमान की सेल्यूलर जेल आदि। हम इन वास्तु स्थानों पर जाते हैं तो हमें तत्कालीन इतिहास, स्थापत्य शास्त्र और वास्तु के स्वरूप के आधार पर तत्कालीन आर्थिक संपन्नता के विषय में जानकारी मिलती है। जैसे अंडमान की सेल्यूलर जेल में जाने पर स्वतंत्र वीर सावरकर की क्रांतिकारियों के विषय में, मुंबई के मणि भवन अथवा वर्धा के सेवाग्राम आश्रम में जाने पर गांधी युग के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। प्रतिमाएं और स्मारक देखिए। स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता पश्चात। पूर्व और पश्चात क्या होता है? यानी स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के पहले। समय अनगिनत व्यक्तियों के स्मारकों का निर्माण प्रतिमा के रूप में किया गया है। आधुनिक भारत के इतिहास में अध्ययन की दृष्टि से यह प्रतिमाएं भी महत्वपूर्ण हैं।
विभिन्न प्रतिमाओं के आधार पर हमें तत्कालीन शासकों और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। प्रतिमा के नीचे पाटी पर संबंधित व्यक्ति का पूरा नाम, जन्म, मृत्यु का उल्लेख होता है। उस व्यक्ति के कार्यों का संक्षेप में उल्लेख, जीवन पट के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। महात्मा ज्योतिराव फूले, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमाओं की तरह विभिन्न ऐसी घटनाओं की स्मृति के निर्माण के लिए निर्माण किए गए हैं। स्मारक से संबंधित घटनाओं का कालखंड, उन घटनाओं से जुड़े व्यक्ति आदि की जानकारी देते हैं। जैसे विभिन्न स्थानों के शहीद भी कार्य कर रहे थे। विष्णु शास्त्री चिपड़ूकर ने मासिक पत्रिका, निबंध कला, तो इसमें देखिए उसमें शहीद स्मारक, ऐसे बहुत से स्मारकों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो ये जो प्रतिमाएं होती हैं, जब ये कहीं देखिए आपको चौराहे पे, वस्तु संग्रहालय में, म्यूजियम्स में क्या होते हैं, ये बनाए गए रहते हैं, रखे गए थे। इसे देख करके हमें क्या होती है, हम देखते हैं तो हमको याद आता है कि ये भी व्यक्ति था, ये भी महापुरुष था, उसके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। अगर ये नहीं बनाई गई थी तो एक बार हम क्या करते हैं, इतिहास का मतलब ही होता है बीता हुआ, वो भूल जाता है, हमें याद नहीं आता है। इसलिए क्या किया जाता है, विषयों में रखा जाता है इन सब बातों को। इनका चित्रकारी भी किया जाता है जगह जगह पर, कि प्रतिमाएं तैयार की जाती है, स्मारक बनाए जाते हैं, जिससे हमको यह क्या रहें, याद रहें। लिखित साधन देखते हैं बच्चों, जैसे साधन में लिखित साधन, तो आधुनिक भारत में इतिहास के लिखित साधनों में निम्न बातों का समावेश होता है। पत्राचार, पत्रिकाएं, विदेशी व्यक्तियों का लेखन, फैक्ट्री रिकॉर्ड्स, समाचार पत्र, आत्मचरित्र, पुस्तकें, चरित्र, ये सब क्या है, लिखित साधन में आते हैं। ये इसके अंग हैं, आपको याद रखना है। समाचार और पत्रिकाएं, समाचार पत्रों द्वारा हमें यह सामयिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है, यानी जो चलती रहती है समसामयिक बोलते हैं। साथ ही समाचार पत्रों की किसी घटना का गहन विश्लेषण, विद्वानों की मत प्रतिक्रियाएं, संपादकीय लेख प्रकाशित होते रहते हैं। हमें तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त होती रहती है। स्वतंत्रता पूर्व समय के ज्ञानोदय, ज्ञान प्रकाश, केसरी, दीनबंधु, अमृत बाजार जैसे समाचार पत्र जनजागरण के महत्वपूर्ण साधन थे। इन समाचार पत्रों के आधार पर हम अंग्रेज शासक के भारत के विषय में निर्धारित नीतियों और उनके भारत पर हुए परिणामों के विषय में अध्ययन कर सकते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में समाचार पत्र मात्र राजनीतिक जागरण ही नहीं, अपितु सामाजिक पुनर्जागरण के साधन के रूप में भी कार्य कर रहे थे। विष्णु शास्त्री चिपड़ूकर ने मासिक पत्रिका निबंधमाला में लोक हितवादी उर्फ गोपाल हरि देशमुख के साप्ताहिक पत्रिका प्रभाकर में लिखे शतपत्र द्वारा विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर भाष्य किया। देखिए बच्चों, पहले जो था बहुत सी जैसी चीज़ें नहीं थी, लोगों के अंदर जागरूकता नहीं थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो समाचार पत्रों के माध्यम से भी, जब यहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन था, इंग्लैंड का शासन था, समाचार पत्रों के माध्यम से भी क्या किया जाता था, लोगों में जागरूकता पैदा की जाती थी। तो कुछ उस समय जो थे समाचार पत्र के संपादक थे और समाचार पत्र का निर्माण करते थे और लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करते थे। मानचित्र और प्रारूप देखिए, मानचित्र को भी इतिहास का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। मानचित्र के आधार पर हम शहरों अथवा किसी स्थान के बदले स्वरूप का अध्ययन कर सकते हैं, बदलते स्वरूप का। अंग्रेजों के शासनकाल में सर्वे ऑफ इंडिया इस स्वतंत्र विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग ने भारत के विभिन्न प्रांतों और शहरों के वैज्ञानिक पद्धति से सर्वेक्षण कर मानचित्र बनाए हैं। मानचित्रों की भांति वास्तु विशारदों द्वारा बनाए गए प्रारूप में भवन स्थापत्य शास्त्र के साथ के तथा किसी क्षेत्र के विकास के चरणों का अध्ययन करने के लिए दृश्य से महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। जैसे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट विभाग के पास मुंबई बंदरगाह के मौलिक प्रारूप हैं। इस बंदरगाह को विकसित करते समय वास्तु विशारद और अभियंताओं द्वारा बनाए गए ढांचे प्रारूप में भी थे।
इन ढांचों प्रारूपों के आधार पर हमें मुंबई महानगर के विकास की जानकारी मिल सकती है। तो हम आसानी से जो है जब ये जो मानचित्र के माध्यम से हम आसानी के साथ जो है कहीं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वहाँ का ढांचागत स्थिति कैसी है। आइए मौखिक साधन देखते हैं। आधुनिक भारत में इतिहास के मौखिक साधनों में निम्न साधनों का समावेश है। जैसे पहला दिया है अस्फुट गीत, लोकगीत, पुवाड़े, कड़खा, शौर्य गान है, लोक कथाएँ, प्रसंग वर्णन, साक्षात्कार, नाटक, जलसे, कला समूह, पुवैया, चक्की गीत। स्फूर्त गीत क्या होता है? यानी लोगों के अंदर उत्साह भरना, एक्टिव करना उन्हें। एक क्या होता है? जागृत करना, स्फूर्त गीत होती है। तो स्वतंत्रता आंदोलन के समय अनगिनत स्फूर्त गीत रचे गए। उनमें से कई स्फूर्त गीत लिखित स्वरूप में उपलब्ध हैं, आज भी हैं, परंतु अनगिनत अप्रकाशित स्फूर्त गीत स्वतंत्रता सैनिकों को कंठस्थ है, आज भी याद हैं। इन स्फूर्त गीतियों द्वारा हमें स्वतंत्रता पूर्व समय की स्थितियों और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्राप्त होने वाली प्रेरणा की जानकारी मिलती है। तो ये क्या है? मौखिक थे। क्या थे? मौखिक थे। कुछ तो लिखे गए, लेकिन बहुत से ऐसे गीत थे जो कि क्या थे? मौखिक थे, लेकिन आज भी लोगों को वह याद है। पुवाड़े, कड़खा अथवा शौर्य गान, जो विजेता होता था उसके शौर्य या जो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाता है उसके शौर्य को क्या किया जाता था? गान किया जाता था, गाया जाता था उसकी वीरता को। पुवाड़ों के माध्यम से किसी घटना अथवा व्यक्तियों के कार्यों की जानकारी प्राप्त होती है कि वह व्यक्ति कैसा था। जैसे आज हम पढ़ रहे हैं इतिहास की, गांधी जी कैसे थे, सुभाष चंद्र बोस कैसे थे, जवाहरलाल नेहरू, मतलब सब के बारे में हमको क्या होती? जानकारी प्राप्त होती। तो हमारे अंदर जो है कुछ ऐसे हमारे अंदर जो है भारत के प्रति जो प्रेम है, सद्भावना है, वो सब चीज़ें क्या हो जाती? बढ़ जाती है। तो अंग्रेजों के शासन काल में 1957 युद्ध विभिन्न क्रांतिकारियों के शौर्य का प्रदर्शन आधारित पुवाड़े रचे गए। इन पुवाड़ों का उपयोग लोगों की चेतना और प्रेरणा निर्माण करने के लिए किया जाता है। स्वतंत्रता युद्ध के समान ही सत्य शोषक समाज द्वारा किया गया शोषित वर्ग का जागरण, संयुक्त महाराष्ट्र का संघर्ष जैसी घटनाओं पर आधारित पुवाड़े रचे गए। दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य साधन वर्तमान समय में तकनीकी विज्ञान के विकास के फलस्वरूप फोटोग्राफी, ध्वनि मुद्रण, फिल्म आदि कलाओं का विकास हुआ। इसके द्वारा निर्मित छायाचित्र जैसे ध्वनि मुद्रितों फिल्मों का उपयोग इतिहास के साधन के रूप में किया गया। तो दृश्य यानी जो देख सके और सुन सके, ऐसे बहुत सी चीज़ों का निर्माण किया गया। छायाचित्र, फोटो, छायाचित्र आधुनिक भारत के इतिहास के दृश्य स्वरूप के साधन है। छायाचित्र कला, फोटोग्राफी आविष्कार होने से विभिन्न व्यक्तियों, घटनाओं तथा वस्तुओं के छायाचित्र खींचे जाने लगे। इन छायाचित्रों द्वारा हमें व्यक्तियों तथा घटित प्रसंगों के दृश्य स्वरूप में हूबहू जानकारी प्राप्त होती है। मध्य युग में व्यक्ति कैसे दिखाई देते थे और घटनाएं किस प्रकार से घटित हुई, उनके चित्र उपलब्ध हैं। आज भी जैसे हम सबके चित्र देखते हैं, तो छायाचित्र आया तो इससे हमको पता चला कि वह व्यक्ति कैसा था, वहाँ के दृश्य कैसी थी। परंतु ये चित्र कितने विश्वसनीय हैं, इस बारे में शंकाएँ उपस्थित की जाती हैं। अतः इन चित्रों की तुलना छायाचित्रों को अधिक विश्वसनीय माना जाता है। व्यक्तियों के छायाचित्रों द्वारा वे लोग कैसे दिखते थे, उनके परिधान यानी वस्त्र कैसे थे, इस विषय में जानकारी प्राप्त होती है। प्रसंगों तथा घटनाओं तथा छायाचित्रों द्वारा वह प्रसंग अथवा घटना आंखों के सामने मूर्तिमान हो जाती है। वास्तव अथवा वास्तव के छायाचित्रों द्वारा उनका स्वरूप ध्यान में आता है। ध्वनि मुद्रित रिकॉर्ड्स जो थे, छायाचित्र फोटोग्राफी कला की भांति ध्वनि मुद्रण रिकॉर्डिंग तकनीकी का आविष्कार भी महत्वपूर्ण है। ध्वनि मुद्रित अथवा रिकॉर्ड इतिहास के श्रव्य स्वरूप के साधन है। वर्तमान समय में नेताओं तथा महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा दिए गए भाषण, गीत ध्वनि मुद्रित स्वरूप में उपलब्ध हैं। उनका उपयोग इतिहास के साधन के रूप में किया जाता है। जैसे जैसे रविन्द्रनाथ ठाकुर जैसे गाए थे, जन गण मन द्वारा गाया हुआ है जन गण मन राष्ट्रीय गीत। सुभाष चंद्र के वक्तव्य थे उपयोग में। आधुनिक भारत के इतिहास में अध्ययन में श्रव्य साधन के रूप में किया जा सकता है। फिल्में थी, फिल्म आधुनिक तकनीकी विज्ञान का अनूठा आविष्कार माना जाता है। 20वीं शताब्दी में फिल्म तकनीकी विज्ञान की बड़ी मात्रा में उन्नति हुई। 1913 में
दादा साहेब फाल्के की भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखी। दादा साहब फाल्के जो थे उन्होंने सबसे पहले जो है 1913 में इस इंडस्ट्री की नींव रखी थी। भारतीय स्वतंत्रता, इसे फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है इसमें। स्वतंत्रता युद्ध में दांडी यात्रा, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो जैसी ऐतिहासिक घटनाओं की ध्वनि चित्र फीते फिल्में उपलब्ध हैं। इन चित्रफीतों फिल्मों के कारण घटित घटनाएं हम ज्यों का त्यों जो है देख सकते हैं। प्राचीन और मध्य युग में तुलना में आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन करने के लिए विपुल मात्रा में विविध प्रकार के साधन उपलब्ध हैं। वर्तमान समय भौतिक साधन पर्याप्त मात्रा में अच्छी स्थिति में है, तो अभिलेखागार में संरक्षित कर रखे गए अनगिनत लिखित साधन भी उपलब्ध हैं। तो लिखित साधनों का उपयोग करते हैं, वे उन विचारों को प्रेरित करते हैं। किसी घटना की ओर देखने का साधनकर्ता का क्या दृष्टिकोण रहा है, इसकी जांच कर लेनी चाहिए। इन साधनों का संरक्षण करना आवश्यक है। तो ऐतिहासिक साधनों का संरक्षण किए जाने पर ही इतिहास की यह समृद्ध परंपरा हम भावी पीढ़ियों को सौंप सकेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसे समझिए। धन्यवाद।